हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के सिलेबस को। इस बार आप लोगों के पेपर में 4 पेपर इंक्लूड हैं, जिसमें से 2 कोर पेपर है, कोर 11 एंड कोर 12, और 2 पेपर डीएससी 1 एंड डीएससी 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कोर 11 सेलेक्ट थीम्स इन colonial impact on Indian economy and society। दैट मीन्स औपनिवेशिक कालीन हमें आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखना है। आर्थिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए और सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए और क्या सुधार आए, ट्रांजिशन फेज जो था वो कैसा था, इन सारी चीज़ों को। तो पहला जो पॉइंट है, colonial state institutions and ideologies, colonial economic interest, companies, commerce, mercantilism on free trade, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी पूरा ही इकोनॉमिक सिस्टम देखना है हमें कि कॉलोनियल रूल के वक्त किस तरह से चीज़ें बदली। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो औद्योगिकरण यानी विऔद्योगिकीकरण क्या था, किस तरह से यहाँ के जो उद्योग थे वो डिक्लाइन कर रहे थे कॉलोनियल रूल में। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। नेक्स्ट है लैंड सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल चेंज। दैट मीन्स किस तरह से जो भूमि व्यवस्था थी उसमें क्या परिवर्तन लाया गया, किस तरह से नए नए भूमि व्यवस्था को लागू किया गया जिससे अंग्रेजों को आर्थिक रूप से मुनाफा हो सके। तो इसमें बेसिकली 3 लैंड सेटलमेंट हमें है जो कि डिटेल में देखना है, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें देखना है कि किस तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। दैट मीन्स कि खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ गया था, या फिर प्रेशराइज किया गया था कि आप नकदी फसलों को ही उगाएं, जिससे अंग्रेजों को फायदा होता था। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रेंट्स। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमें से देखना है इसमें। 4th नंबर है सेंसस एंड कास्ट, colonial एथोनोलॉजी, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म, ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज। यानी यहाँ से हमें अब सोशल पर्सपेक्टिव में देखना है कि कास्ट सेंसस के बारे में पढ़ना है, संस्कृताइजेशन क्या था, वेस्टर्नाइजेशन क्या था, इसका समाज पर क्या असर पड़ा, और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज या समाज सुधार का जो आंदोलन उनके द्वारा लाया गया था, उन्हें आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है भारत का। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना। प्रार्थना समाज ये भी एक सुधारवादी ही ऑर्गेनाइजेशन थी। नेक्स्ट है फिर रिफॉर्मिज्म एंड रिविलिज्म, द आर्य धर्म एंड रामकृष्ण मिशन। यहाँ पर जो ये 2 टर्म है, आर्य धर्म यानी हमें यहाँ पर पढ़ना है स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, और ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, इन 2 चीज़ों को हमें पढ़ना है। 6th नंबर इस्लामिक रिफॉर्म इन इंडिया, द रिफॉर्म्स एंड द ऑर्थोडॉक्स। इस्लामिक समाज में जो सुधार लाए गए उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ना है, ऑर्थोडॉक्स के बारे में भी पढ़ना है। जो रिफॉर्म बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सर सैयद अहमद खान की जो भूमिका रही है उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। अब चले आते हैं कोर 12 पर। इसमें हमें देखना है पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन कॉलोनियल इंडिया इन द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं शताब्दी में जो भी किसानों का या जनजातियों का जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि कॉलोनियल रूल आने के बाद यहाँ की जो कृषि थी, यहाँ की जो भूमि व्यवस्था थी, यहाँ का जो कर वसूलने का जो सिस्टम था, उसे पूरी तरह से अंग्रेजों ने बदल रखा था अपने मुनाफे के लिए। तो बहुत सारे किसानों का और जो जनजाति थे उनका विद्रोह हुआ था। तो उन सारे विद्रोहों को हमें देखना है। कुछ विद्रोह है जो अर्ली 19th सेंचुरी के हैं और कुछ विद्रोह है जो लेट 19th सेंचुरी के हैं। इन दोनों पोर्शन को हमें देखना है। तो पहला ही है अर्ली कॉलोनियल रूल एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, रेवेन्यू डिमांड्स एंड सेटलमेंट। किस तरह से अर्ली कॉलोनियल रूल में रेवेन्यू ऑपरेशन किया गया, लैंड सेटलमेंट किया गया, और उसके लिए फिर किस तरह से रेबिलियन हुए पेजेंट और लैंड होल्ड के बीच। इन सारी चीज़ों को देखना है, नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी और साउथ इंडिया के भी पर्सपेक्टिव में।
अब 2 नंबर पे हम देख लें पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल एंड मालाबार। जो भी कृषक विद्रोह हुए थे बंगाल में और मालाबार में, उसे हमें देखना है, जिसमें हम बंगाल में देखेंगे नील विद्रोह, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्राइबल मूवमेंट इन प्री 1857 वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी 1857 से पहले जो विद्रोह हुए थे ट्राइबल मूवमेंट। देखिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है, हो विद्रोह है, तमार विद्रोह है, खेरवार मूवमेंट ऑफ द सांथाल, खेरवार रिवोल्ट मूवमेंट देखना है, सांथाल रिवोल्ट, व्हील रिवोल्ट, कोलीज, खासीज, कोयास एंड कोन्स। ये जितने भी हैं जनजातियों के नाम हैं, जिन जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किए गए थे उन्हीं के नाम पर रिवोल्ट का भी नाम रख दिया गया है। अब हम आते हैं लेट 19th सेंचुरी में जो विद्रोह हुआ उसे हम देख लें। ट्राइबल मूवमेंट है, नालकंड्स ऑफ पंचमहल, पंचमहल में जो विद्रोह हुआ था, बोक्ता राइजिंग देखना है, कच्छ मुंडास का जो विद्रोह था वो देखना है, कच्छ विद्रोह देखना है। नेक्स्ट है पीजेंट मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। किस तरह से जो लैंडलॉर्ड होते थे यानी जमींदार जो होते थे और जो रैयत होते थे, टीनेंट्स होते थे, उनके बीच में जो विद्रोह होता था या आपसी मनमुटाव के कारण कन्फ्लिक्ट होता था, उसे देखना है। इमर्जेंस ऑफ सब्सटेंशियल पेजेंट्री, द रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट देम। सब्सटेंशियल पेजेंट्री के बारे में देखना है और मनी लेंडर की इसमें क्या भूमिका थी और उसके विरोध में, मनी लेंडर के विरोध में जो विद्रोह किए गए थे उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ इंडियन पेजेंट्री, बैरिंगटन मोर जे.आर. एंड एरिक स्टॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिवॉल्ट एंड मूवमेंट्स। यानी इन लोगों ने जो लिखा है विद्रोह के बारे में, उनके बारे में देखना है, जिसमें से कुछ यहाँ पर नाम आपको दिख रहे हैं, कैथलीन गफ, ए.आर. देसाई, डी.एन. धनांगरे एंड रंजीत गुहा। इन्होंने जो लिखा है इन रिवोल्ट के ऊपर में, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है कि किस तरह का रिवोल्ट था, मूवमेंट कैसा था, यानी बेसिकली इनकी इस रिवोल्ट को लेकर जो हिस्टोरियोग्राफी है वो हमें देखना है। अब हम आ जाते हैं डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2, डीसीई पेपर 1 भी से कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पेपर दिया हुआ है आप लोगों का, यूरोप इन द एंशिएंट रिजम और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान एंड मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना। इन तीनों में से कोई भी आपको 2 चूज़ करना है। जैसे एंशिएंट यूरोप जो है, इसे भी अगर जिनका पेपर अगर ये चूज़ किया हुआ है तो वो लोग इसे कर सकते हैं। बट कॉलेज में हम लोगों ने प्रीवियस जो सेमेस्टर गुजरे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान और चाइना का ही क्लास लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान, प्री मेजी जापान के बारे में पढ़ना है, यानी मेजी की पुनर्स्थापना से पहले जो जापान की स्थिति थी, वहाँ पे कैसे सामंती शासन था, गवर्नमेंट कैसा था, क्या रूल वो लोग चला रहे थे और कैसी स्थिति थी, फिर किस तरह से क्राइसिस हुआ और उनका फॉल डाउन हुआ, जो शोगुन शासक थे वहाँ के, उसके बारे में हमें पढ़ना। देखिए यहाँ पे द क्राइसिस एंड फॉल ऑफ द शोगुनेट, यानी शोगुन का शासन, उसके बाद उनका फॉल डाउन हमें देखना है। और उसके बाद 2 नंबर में हमें पढ़ना है मेजी रेस्टोरेशन की, किस तरह से मेजी पुनर्स्थापित हुआ, जो सामंती शासक था उसे अंत करके, और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स जो हुए वो सारे के सारे। फिर मेजी कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी चीज़ यहाँ तक देख लेने के बाद हम लोग फिर देखेंगे पॉपुलर एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। पुनर्स्थापना हो गया मेजी का, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हुए हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पर देखना है। पॉपुलर राइट मूवमेंट जो हुआ था वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ जापान एज एन इम्पीरियल पावर। जापान किस तरह से एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा, अर्थात कई देशों से इसका युद्ध हुआ और इसकी स्थिति भी अच्छी रही। इसमें साइनो जापानीज वॉर है, एंग्लो जापानीज अलायंस है एंड द रशिया जापानीज वॉर है, ये भी देखना है, यानी रशिया से रूस से जो उसका युद्ध हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जापान थ्रू द 2 वर्ल्ड वॉर। ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बीच जापान की क्या स्थिति थी, ये इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस है, द रोल ऑफ द लीग ऑफ नेशन है, द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, द राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन द 1930s एंड 1940s, जापान एंड वर्ल्ड वॉर 2।
फ्रॉम पर्ल हार्बर टू हिरोशिमा नागासाकी, किस तरह से पर्ल हार्बर से शुरुआत होती है जापान का युद्ध में कहीं ना कहीं शामिल होना या हस्तक्षेप करना, और किस तरह से अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से पूरा का पूरा ये दो शहर तहस नहस हो जाता है और युद्ध में ये हार भी जाता है। तो ओवरऑल वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में इसकी स्थिति क्या थी वो देख। अब देखिए डीएससी का जो दूसरा पेपर है उसमें हम लोगों को मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना के बारे में पढ़ना है। प्री कॉलोनियल चाइना मतलब चाइना में कॉलोनी स्थापित होने से पहले यानी उपनिवेश स्थापित होने से पहले वहाँ की स्थिति कैसी थी, मतलब वहाँ का जो ट्रेडिशनल राजवंश था वो लोग क्या थे उनके बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, पीजेंट्री कैसा था, तो सारी चीज़ें। कन्फ्यूशियस के बारे में भी हमें देखना है, चाइनीज़ सोसाइटी के बारे में देखना है, यानी 1 नंबर में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्री कॉलोनियल चाइना हमें पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं तो फॉरेन कॉन्टैक्ट एंड एंग्लो चाइनीज़ रिलेशन। फॉरेन कॉन्टैक्ट एंड एंग्लो चाइनीज़ रिलेशन कि किस तरह से फिर फॉरेन कॉन्टैक्ट हुआ जब अंग्रेज़ों के संपर्क में चाइना के लोग आए और उनका रिलेशन कैसा था, उस चीज़ को हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे अफीम युद्ध का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ओपन डोर पॉलिसी भी देखना है कि किस तरह चीन का द्वार भेदन हुआ, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। फिर जो 3rd नंबर पॉइंट है उसमें रेबिलियन एंड रेस्टोरेशन, किस तरह यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुए, रेबिलियन हुए और किस तरह से फिर से ये पुनर्स्थापित हो गया। 3rd में हमें ये देखेंगे जिसमें हमें ताइपिंग विद्रोह के बारे में पढ़ना होगा, उसका बैकग्राउंड क्या था, कारण उसके क्या थे, उसका स्वरूप कैसा था, क्यों वो फेलियर हो गया। टुंगची रिस्टोरेशन एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट कॉजेज फीचर एंड इम्पैक्ट, हमें तुंगची रेस्टोरेशन को भी देखना है, यानी तुंगची का जो पुनर्स्थापना हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट जो था वो उसके कारण क्या थे, इम्पैक्ट, ये सारी डिटेल में आगे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अभी बस हम लोग पॉइंट वाइज देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट रिफॉर्म एंड रेस्टोरेशन इन चाइना, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे सुधार हुए और रेस्टोरेशन जो हुआ, पुनर्स्थापना जो हुआ चाइना का, वो देखेंगे जिसमें हम बॉक्सर मूवमेंट को देखना है, रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 1898 ये भी देखना है, सुनियात सेन का क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। और भी बहुत सारी थी, कुओमिंतांग पार्टी, ठीक है, चियांग काई शेक का फिनेंशियल इंपीरियलिज्म इन चाइना, ये भी देखना है। उसके बाद आता है 5th नंबर फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट रिपब्लिक्स इन चाइना। चाइना में जो कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई या उसका जो बेस आया वो किस तरह से हुआ और क्या क्या पार्टियां वहाँ पर आई और कौन कौन सा आइडियोलॉजी थे, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका फाउंडेशन कैसे हुआ, फिर माओ त्से तुंग के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना, उसका जो रेड आर्मी था वो देखना होगा। द सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट, लॉन्ग मार्च एंड द येनान एक्सपेरिमेंट, द चाइनीज़ रिवोल्यूशन 1949, एक तो चाइनीज़ रिवोल्यूशन 1911 भी हमें देखना था और अब हम चाइनीज़ रिवोल्यूशन 1949 को भी देखेंगे, उसकी आइडियोलॉजी, उसके कारण, उसके महत्व, ये सारी की सारी, और साथ में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कैसे हुई, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। ये जो 2 पेपर है इसके लिए आप अगर एशियन हिस्ट्री की कोई बुक है उससे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक है तो उससे देख सकते हैं, और कोर 11 और 12th के लिए आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देख सकते हैं वीएल ग्रोवर की, उसमें आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। आप विपिन चंद्रा की भी बुक को देख सकते हैं, बीडी महाजन की भी बुक है वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट, ये आपको एक जगह नहीं मिलेगा, ये आपको अलग अलग बुक से देखना होगा क्योंकि कुछ कुछ मूवमेंट हैं जो कि वो बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं, तो आपको इसके लिए कम से कम मॉडर्न के 2-3 बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम या परेशानी हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।